हेलो एवरीवन। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा है। तो कोई धातु जो होती है वह वायु से अभिक्रिया करके हमें क्या देती है। जैसे कोई धातु है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड देती है। यानी कोई भी धातु जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमें धातु ऑक्साइड देता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बैलेंस करेंगे। ये जो हमारे पास कॉपर और मैग्नीशियम जो है ये धातु है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम वायु से अभिक्रिया कर अब यहाँ पर हम इसे भी बैलेंस करेंगे। तो ये आगे और एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम वायु से अभिक्रिया कर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और आगे चल के यहाँ पर यह पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड। इसे बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे ये हमारे थे कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सारी धातुएं थी। जब इनने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें ऑक्साइड के रूप में, धातु ऑक्साइड के रूप में प्रोडक्ट दिया है। एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, तो इसका उत्तर हम देंगे ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया कर लवण एवं जल देती है। ऐसी धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी
धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी यहां पर हमें देखने को मिला कि जो धातु ऑक्साइड है वह अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल देती है। यानी कहने का मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड जो कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो दोनों से क्रिया कर लेती है, तो ऐसी भी कुछ धातुएं हैं। इन धातुओं को कहा जाता है उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। अब हम इस ऐसी धातुओं की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यह अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो हमने देखा था कि लवण और जल प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AlCl3 और जल। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 2 और 3। अब हम आगे देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल ये हमारा अम्ल था। अब क्षारक की बात करेंगे, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। जब इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा सोडियम और जल। अब हम इसे भी बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर तो ये हमारा बैलेंस हुआ। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल थे, ये हमारे एग्जाम्पल थे धातु उभयधर्मी धातु ऑक्साइड के। उभयधर्मी धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड जो होते हैं वह हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या देते हैं। अधिकांश धातुएं जो होती है, धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसी है जो कि जल के साथ घुलनशील है, जल के साथ घोलकर हमें क्षार प्रदान करती है। तो देखते हैं उनके एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा कि हमारे पास ये जो धातु है वह धातु ऑक्साइड जो है वह जल के साथ घोल के हमें और ये जो होते हैं हमारे जल के साथ घुलनशील होते हैं। अब इसी तरह से हमारा और है, जैसे यह भी, ये जो भी हमारा था एक्वस देता है और ये भी हमें क्षार प्रदान करता है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग दर पर अभिक्रियाएं करती है। कुछ धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और कुछ धातु जो होती है जल के साथ ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से अभिक्रियाएं करती है। तो जैसे हम सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं, जो सक्रियता श्रेणी होती है, ये जो हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सबसे ऊपर वाली धातुएं जो होती है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सबसे
नीचे जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जो होती है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर ये जो धातु है सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसी धातु जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो बच्चों उसका उत्तर ये लिखेंगे हम, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, वह वायु के संपर्क में आने से तेजी से अभिक्रिया करती है, तो उससे बचाव के लिए उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु वायु के संपर्क में आते से ही अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती। अब हम अगला प्रकार देखेंगे, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हमने देखा धातुओं की वायु जल के साथ, यानी कुछ धातु ऐसी है जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ऐसी है जो कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ऐसी है जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो सबसे पहले हम ऐसी कौन कौन सी धातु है उसको पहचानते हैं। तो सबसे यहाँ पर जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुएं है, यानी ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये वाली धातुएं जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। और आगे हम देखते हैं जो कि हमारे ये वाली धातुएं है वह जल के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करती है। जल के साथ ये वाली धातुएं जो है वो नहीं रिएक्ट करती है। और उसके बाद हम इसमें और कुछ धातुएं हैं जो कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऊपर वाली धातुएं हैं उनको देखते हैं कि हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो अब हम इसे देखते हैं, वैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो है और उसके साथ ही साथ जो कि आपका हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, जो हमारे पास सोडियम है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसे भी बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा जो था कि जल यानी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया। कैसा वाटर था? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम और सोडियम ने अभिक्रिया की। जैसे हम उसको एग्जांपल के तौर यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक ये हमारे पास जल है, कोल्ड वाटर है। जब हम इसके अंदर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर सोडियम के टुकड़े रखते हैं, ये सोडियम के टुकड़े हैं, तो इस सोडियम के टुकड़े को जैसे ही जल के साथ रखने से अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पर कुछ बुलबुले बाहर आते हैं, यानी बुलबुले बाहर आते हैं। जब ये बुलबुले यानी जो हमारे बुलबुले थे आपके हाइड्रोजन गैस जो उत्सर्जित हो रही
उसके थे। जब जैसे ही ये इस जल से बाहर आते हैं तो हमारे वायु के संपर्क में आ जाते हैं। तो वायु के संपर्क में आने से यह एक अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण वायु के संपर्क में आने से तेजी से आग पकड़ लेते हैं। और क्यों? क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसी प्रकार से आपका ये जो पोटेशियम है वह भी अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। और यह जो अभिक्रिया है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी यानी कि यहाँ पे एक ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से इस सक्रियता श्रेणी में नीचे की भी कुछ धातुएं हैं जो भी जल के साथ अभिक्रिया करती है। चलो देखते हैं कि हम आगे देखते हैं कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। फिर और आगे देखते हैं हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी जल के साथ अभिक्रिया करता है और हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करता है। और ये जो होता है वह हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। और ये जो कैल्शियम होता है यह भी जल के साथ ही अभिक्रिया करता है, लेकिन यह इनके बराबर अभिक्रियाशील धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे भी समझने की कोशिश करते हैं जरा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाटर है, इस वाटर के अंदर अगर हम यहाँ पर कैल्शियम यानी कैल्शियम धातु को रखते हैं तो ये इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, एग्जाम्पल के लिए ये जो आपके बुलबुले हैं ये आपके हाइड्रोजन गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम की परत इसके ऊपर चढ़ जाती है। कैल्शियम की परत इसके ऊपर चढ़ने से क्या होता है कि ये थोड़े इसके ऊपर तैरने लग जाते हैं और एकदम से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये आग नहीं पकड़ते हैं। हमने देखा कुछ धातुएं जो थी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करें, कुछ धातु जो थी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करें। अब हम आगे देखते हैं कुछ धातु जो ऐसी है जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो Al2O3 और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार से हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको बैलेंस किया। आगे देखते हैं यहाँ पर यानी ये भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? भाप की जल जो है हमारा भाप के रूप में है। आयरन जल के साथ अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोजन गैस, इसे भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ठीक इस प्रकार से ये इनने जल यानी जल में भाप के साथ अभिक्रिया की। अब हमने यहाँ पर सभी को एक क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया है, सभी की रिएक्शन पढ़ ली। अब इसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज को याद कैसे रखें। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक अपनाते हैं। जैसे इसे हम याद रखेंगे केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आ, यानी
जैसे इस सीरीज को याद रखेंगे तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो इतनी बात सुनते से वो माली बोलता है कौन है आगे आओ, यानी वो थोड़ा क्रोधित होकर बोलता है कि कौन है आगे आओ। तो इस हिसाब से इस सीरीज को हम याद रख सकते हैं। अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे कि जो हमारी धातु है वह किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या देती है। तो धातु जो है, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई, हमें इसे याद रखना है कि क्या दिया है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कोई धातु ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी जैसे HCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो यहाँ पर हमें HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यह आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक, हम आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जो अगला एग्जाम्पल हमारा है वह है कि जिंक को भी HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसे भी बैलेंस करो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। हमने यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट करवाया। अब और कोई एग्जांपल दूसरा एसिड मिलाकर देखते हैं। जैसे हमारे पास जो जिंक है, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित किया किसने? जिंक ने। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है जो कि मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये हमारे पास क्या था? H2SO4। इसी तरह हम और देखते हैं, पांचवा एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वह HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसे भी हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर ये जो है 2 और ये हो जाएगा 6, तो आगे जाएगा 2 और 3। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं जो कि हमारा HNO3 है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। और हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा HNO3 है वह एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित कर देता है। इसलिए HNO3 धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तथा वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। अब हम यहाँ पर लास्ट प्रकार देखेंगे, धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। तो यानी कोई धातु A है, उसका लवण विलयन B है तो वो अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या देगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे
हमारे पास कोई एक आयरन यानी धातु लवण ए है, जब यह अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि यहाँ से जो हमारा आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर देता